गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड अगेन टुडे इज वेडनेसडे एंड आज हम करेंगे अपना माइक्रोबायो। एंड माइक्रोबायो में जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन कराया था, तो मैंने आपको सिर्फ फिजिकल मेथड्स कराए थे और आज हम जो करेंगे वो है केमिकल मेथड्स। ठीक है, आज हम केमिकल मेथड्स की स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से केमिकल्स हम किस किस के लिए यूज करते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो यस, सबसे पहले केमिकल देखो, केमिकल से हम क्या समझ रहे हैं कि हम इसमें कोई केमिकल कंपोनेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज करेंगे। अलग अलग तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, पर उन केमिकल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनके अलग अलग लेवल्स हैं। एक होता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन एंड लो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, जो हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन है उससे पता चल रहा है कि वो हाई लेवल में स्टेरिलाइजेशन करेगा, हाई लेवल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। तो इसमें ये मेथड जो है वो बिल्कुल स्टेरिलाइजेशन के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन हाँ, ये सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाएगा, उन चीजों के लिए यूज किया जाएगा मेथड जो ऑटोक्लेविंग विथस्टैंड नहीं कर सकते। आपको पता है ऑटोक्लेव का कितना हाई टेम्परेचर होता है, तो जो चीजें ऑटोक्लेव टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर पाती हैं उनके लिए हम यूज करेंगे हाई लेवल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। एंड हाई लेवल ऑफ मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन में आपके पास ग्लूटरल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर एसिटिक एसिड एंड क्लोरीन कंपाउंड्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स के। ठीक है, अगर बात करी जाए इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट आपको पता ही है, ना बहुत हाई ना बहुत लो, कुछ बीच का। तो इंटरमीडिएट में हम उन ऑब्जेक्ट्स का स्टेरिलाइजेशन करते हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्पोर्स के कांटेक्ट में बहुत कम आता हो। ठीक है, तो जो चीजें किसी स्पोर वाले ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में कम आती है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस नहीं है, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, उनके लिए हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्स अनलाइक, कॉन्टैक्ट विद स्पोर्स अनलाइक, मतलब कि स्पोर्स के साथ ये चीजें कॉन्टैक्ट में नहीं आती, जैसे जनरल कॉन्टैक्ट में आती है, तो वो हो जाएगा आपके पास इंटरमीडिएट। एंड इंटरमीडिएट एग्जांपल में होता है अल्कोहल, फिनोल्स एंड आइडोफोर्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरमीडिएट के। अगर बात करें जाए लो लेवल, तो लो लेवल हमको पता है कि बिल्कुल लोएस्ट बहुत बेसिक लेवल होगा एंड ये उन चीजों को स्टेरिलाइज करेगा जो जैसे पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ रही है। ठीक है, जैसे स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप से हम पेशेंट को हार्ट बीट चेक करेंगे, तो वो पेशेंट के कांटेक्ट में आए, तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को जो स्टेरिलाइज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं लो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। एंड इसमें हमारे पास बिल्कुल बेसिक लेवल रहता है और उन चीजों के लिए स्टेरिलाइजेशन करते हैं जिनका कांटेक्ट बहुत कम रहता है इन्फेक्शियस चीजों के साथ। ठीक है, जो बहुत कम कांटेक्ट में आती है किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट के साथ। तो अगर बात करी जाए कि कौन कौन से केमिकल्स हमारे पास यूज होता है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसके लिए कोड दिया था। जो हमारे पास कोड था वो था FOSDV। मैंने आपको बताया था, तो ए से मतलब अल्कोहल, फिर दूसरा है एल्डिहाइड, पी से है फिनोल, FOS डबल एस होता है हमारे पास। ठीक है, ओ से PH, एच से आ जाएगा आपके पास हैलोजेंस, एंड ओ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए। एंड एस से आपके पास रहेंगे सर्फेक्टेंट्स, सॉल्ट्स, डाई एंड वेपर्स। ठीक है, वेपर फेज डिसइंफेक्शन रहता है आपके पास। तो ये था पूरा कोड, इसको याद करने के लिए आप कोई और निमोनिक बना सकते हो, उससे भी लर्न कर सकते हो। तो अब हम वन बाय वन सभी केमिकल्स के बारे में देखेंगे कि किस केमिकल में कौन से सब पार्ट्स आते हैं। बेसिकली आपको इनके बारे में वैसे तो ये बहुत कम पेपर में पूछा जाता है, लेकिन हाँ, पढ़ना तो है, ये पढ़ना तो सब कुछ ही पढ़ता है, पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने पहले बताया था कि ऑटोक्लेव एंड हॉट लेवल इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन है उनको पूछा जा सकता है कि हाई लेवल क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, लो क्या है। तो अब हम देख सकते हैं कि एल्कोहल्स कौन कौन से टाइप्स के हम यूज करते हैं। तो एल्कोहल में बेसिकली हमारे पास दो टाइप के रहते हैं। एक होता है आपके पास इथाइल एल्कोहल, ठीक है, और दूसरा आपके पास रहता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये दो हम यूज करते हैं। जो आपका इथाइल एल्कोहल है वो हमारे पास 70% के कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, जो आइसोप्रोपाइल है वो 35% के कंसेंट्रेशन में रहता है। ठीक है, एंड एज स्किन एंटीसेप्टिक हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, स्किन, और ये क्या करता है, डीनेचुरेशन करता है प्रोटीन का, पर इसका कोई भी स्पोरिसाइडल या फिर वायरसाइडल इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ना तो ये स्पोर को किल करता है ना ही वायरस को किल करता है। ये सिर्फ आपका स्किन एंटीसेप्टिक है, जो आपकी स्किन के कंटामिनेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। हमारे पास मिथाइल एल्कोहल भी एक रहता है। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, और मिथाइल एल्कोहल फंगल स्पोर्स को किल करता है। ठीक है, फंगल स्पोर्स के ऊपर उसका स्पोरिसाइडल इफेक्ट है एंड मिथाइल एल्कोहल हम फंगल स्पोर्स पे यूज कर सकते हैं। सो ये थे एल्कोहल के हमारे पास। और
यही इसका मेन रहता है कि हाँ इनके कॉन्सेंट्रेशन क्या मेन है। बेसिकली हम 70% कंसंट्रेशन में ही इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास सैनिटाइजर्स होते हैं, सैनिटाइजर्स में भी जो हम अल्कोहल यूज करते हैं वो 70% कंसंट्रेशन रखते हैं। तो 70% कंसंट्रेशन हमारे पास रहती है एंड वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट शो करती है। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में हमारे पास 3 मेन रहते हैं। एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड एंड एक रहता है हमारे पास ओपीए, दैट इज ऑर्थोफेथल्डिहाइड। ठीक है, ये तीनों हमारे पास जो है एल्डिहाइड के केमिकल्स रहते हैं, जो एल्डिहाइड के कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड तो हमारे पास फॉर्मलिन यूज किया जाता है, ये 10% हम फॉर्मलिन लेते हैं। जो ग्लूटरल्डिहाइड है, ठीक है, ग्लूटरल्डिहाइड में पास 2% का कंसंट्रेशन लिया जाता है, 2% ग्लूटरल्डिहाइड लेते हैं एंड ऑर्थोपेटल्डिहाइड हम लेते हैं 0.5%। जो आपका फॉर्मलिन होता है वो इरिटेंट होता है, ठीक है। अगर आपने हिस्टोपैथ लैब में पोस्टिंग दी होगी और आपने ग्रॉसिंग रूम देखा होगा तो वहां पे भी आपने देखा होगा जो फॉर्मलिन है, जब आप उस रूम में एंटर करते हो तो आपकी आईज में थोड़े इरिटेशन शुरू होते हैं, आपके नेजल पार्ट में इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो यस, जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है वो आपका इरिटेंट होता है, ठीक है। एंड अगर बात करें ग्लूटरल्डिहाइड की, तो ग्लूटरल्डिहाइड इज लेस इरिटेट एंड लेस टॉक्सिक। एंड जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है इसका तीनों इफेक्ट रहता है, वायरिसाइडल इफेक्ट भी है, बैक्टीरियासाइडल भी इफेक्ट है, स्पोरिसाइडल इफेक्ट। ये 3 है, मतलब ये स्पोर्स को भी किल सकता है, वायरस को भी किल कर सकता है और बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है। अगर बात करें ग्लूटरल्डिहाइड की, तो ग्लूटरल्डिहाइड आपको 2% यूज किया जाता है, लेस इरिटेंट है, लेस टॉक्सिक है और बेसिकली हम माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज के लिए इसको हम यूज करते हैं, माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स को किल करने के लिए। एंड जो ऑर्थोपेटल्डिहाइड है वो हम 0.5% कंसंट्रेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये भी इरिटेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए इरिटेशन कर सकता है वहां पे भी। एंड जो स्पीशीज यहाँ पे जो है इस ग्लूटरल्डिहाइड को विथस्टैंड कर जाती है, मतलब कि जो माइकोबैक्टीरिया की स्पीशीज जो 2% कंसंट्रेशन को विथस्टैंड कर जाती है, वहां पे वो किल नहीं होती है, तो उस केस में हम ऑर्थोपेटल्डिहाइड यानी कि ओपीए को हम यूज कर सकते हैं और वो उसकी जो है किलिंग कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास फिनोल। तो ये रहा फिनोल एंड फिनोल में काफी सब टाइप्स रहते हैं, लेकिन पहले मैं आपको फिनोल के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो फिनोल है, मैंने आपको जब पढ़ाया था हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन में, तो मैंने आपको बताया था कि जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो जोसेफ लिस्टर ने ही इंट्रोडक्शन किया था फिनोल का एज ए कार्बोलिक एसिड इन द यूज ऑफ सर्जरी, ठीक है। एंड हमारे पास जो फिनोल है वो कैसे बनता है, ड्यू टू द डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार एट द टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस टू 270 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन होता है एंड इस टेम्परेचर में हमारे पास फिनोल की फॉर्मेशन होती है। जो फिनोल होता है इसका काफी लीथल इफेक्ट रहता है, क्योंकि वो लाइसिस कॉज कर देता है सेल मेम्ब्रेन का। तो फिनोल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल ये है, डिसइंफेक्टेंट है। एंड जो 1% कंसंट्रेशन हम बेसिकली यूज करते हैं फिनोल की, ठीक है, 1% की कंसंट्रेशन में ही फिनोल हमारे पास यूज किया जाता है और इसका काफी अच्छा इफेक्ट रहता है। लेकिन हाँ, फिनोल के आगे आपके पास सब टाइप्स आते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फिनोल में हमारे पास बेसिकली 4 चीजें आती हैं। एक है क्रिसोल, ठीक है, एंड सेकंड आता है आपके पास क्लोरोहेक्सिडीन, एक होता है बस क्लोरोक्सिनोल, क्लोरोक्सिलिनोल, रहता है हेक्साक्लोरोफेन, ठीक है। ये 4 आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं फिनोल्स के अंदर। तो अगर बात की जाए तो क्रिसोल, आपने सुना होगा लाइजोल, ठीक है, जो लाइजोल है उसमें हमारे पास क्रिसोल यूज किया जाता है। लाइजोल किसके लिए हम यूज करते हैं, मॉपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोर क्लीनिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो यस, लाइजोल का कंस्टिट्यूट है हमारे पास क्रिसोल। अगर बात करी जाए तो क्लोरोहेक्सिडीन हमारा किसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्लोरोहेक्सिडीन रहता है सैवलॉन का। आपने देखा होगा जैसे सैवलॉन आता है, ठीक है, तो सैवलॉन को भी हम यूज करते हैं अगर कोई आपको ब्लैडर इरिटेंट हो रहा है, ठीक है, कोई भी एंटीसेप्टिक अगर कोई ऑपरेशन हुआ है किसी का, तो प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्टेंट भी हम इसको यूज करते हैं। तो यस, ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हमारा जो क्लोरोहेक्सिडीन है वो सैवलॉन के लिए है, जो क्रिसोल है वो लाइसोल के लिए है। एंड अगर बात करें क्लोरोक्सिनोल, तो ये डिटॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। एंड आपको पता है डिटॉल जो है लेस टॉक्सिक होता है, लेस इरिटेंट होता है एज कम्पेयर टू सैवलॉन। एंड जो क्लोरोक्सिनोल है वो डिटॉल में यूज किया जाता है, ठीक है। आपको डिटॉल और ये सारी चीजें तो हमारी डेली यूज में आती है। सैवलॉन भी हम यूज करते हैं, डिटॉल भी हम यूज करते हैं, लाइजोल भी हम यूज करते हैं। एंड अगर बात की जाए हेक्साक्लोरोफेन की, तो हेक्साक्लोरोफेन हम तब यूज करते हैं अगर आपकी स्किन पे कोई स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हुआ है।
अगर आपको जो स्टाफ बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, अगर आप उसने कोई इन्फेक्शन कर दिया है किसी की स्किन पे, तो उस टाइम पे जो हम डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक यूज करते हैं वो है हमारे पास क्लोरोफेन। एंड क्लोरोफेन किसका था? स्टाफ के लिए, ठीक है, स्टाफ इन्फेक्शन को किल करने के लिए। और डेटॉल तो क्लोरोक्सिनोल था। तो ये है हमारे पास फिनोल का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मैंने आपको बता दिए। अगर बात करें चाहे हेलोजेंस की, तो आपको पता ही है हेलोजेंस में हमारे पास क्लोरीन एंड आयोडीन मेन कंपाउंड्स रहते हैं, ठीक है। एंड जो आपके हेलोजेंस होते हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट्स रहते हैं हमारे पास, जो आपका ये स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर क्लोरीन की बात करी जाए तो क्लोरीन में आपने 2-3 नाम सुने होंगे, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, क्लोरोफॉर्म्स, क्लोरोफर्स। तो ये कुछ 2-3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो हम क्लोरीन में यूज करते हैं। एंड क्लोरीन के कंपाउंड्स ही काफी हाई लेवल पर डिसइंफेक्शन करते हैं। और ये बैक्टीरियासाइडल भी है, मॉडरेटली स्पोरिसाइडल भी होते हैं, और वायरस के अगेंस्ट भी काफी एक्टिव रहते हैं ये। एंड ये हमारे पास बेसिकली यूज किए जाते हैं। और क्लोरीन का आपको पता है मैकेनिज्म क्या रहता है, क्लोरीन कैसे डिसइंफेक्शन करता है, वो फ्री क्लोरीन आयन रिलीज करता है, ठीक है। जब वो फ्री क्लोरीन आयन रिलीज करता है तो वो डिसइंफेक्शन कॉज करता है, काफी अच्छे लेवल पर डिसइंफेक्शन करता है। अगर बात करी जाए आयोडीन की, तो आयोडीन जो है हमारे पास स्किन एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो बीटाडीन हम यूज करते हैं, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम बीटाडीन यूज करते हैं। तो बीटाडीन इज एन एग्जांपल ऑफ आयोडीन कंपाउंड। तो बीटाडीन जो है वो हमारे पास आयोडीन के अंडर आता है, ठीक है। तो यही है। और आयोडीन का भी सेम ही है कि आयोडीन कैसे, वो भी बैक्टीरियासाइडल है, मॉडरेटली स्पोरिसाइडल है, एंड वायरस के अगेंस्ट इन्फेक्टिव है। तो ये 2 मेन कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं हमारे पास हेलोजेंस में। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। तो जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इसमें आपके पास आता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर एसिटिक एसिड एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइजर, ठीक है। और ये तीनों जो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के ही पार्ट रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। H2O2 आपको पता है कि कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा डिसइंफेक्शन करता है ना, हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट में ये आता है। और H2O2 कैसे डिसइंफेक्शन करता है? जब ये OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, जब फ्री हाइड्रोक्सिल आयन जब रिलीज होता है तो उस टाइम पे ये डिसइंफेक्शन करता है, ठीक है। और H2O2 जो है, अगर हम इसको 3 to 6% की कॉन्सेंट्रेशन में यूज करें तो ये काफी अच्छा जो है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर कोई जब हम इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं, 10 to 25% की कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं, तो ये इवन स्पोर्स को भी किल कर सकता है। ये इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहती है हमारे पास। और अगर बात करें पर एसिटिक एसिड की, तो यस, पर एसिटिक एसिड जो है वो H2O2 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। एंड इसका बेनिफिट ये है कि जो इसका एंड प्रोडक्ट, जब कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होगा पर एसिटिक एसिड के साथ, जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारे पास एसिटिक एसिड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंड ये दोनों एंड प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। तो ये इसका एक मेजर एडवांटेज हमारे पास रहता है। एंड इसका भी काफी अच्छा लेवल है डिसइंफेक्शन का, वैसे भी ये हाई लेवल में ही आता है। और पर एसिटिक एसिड जो है वो हमारा स्टीम स्टेरिलाइजर में भी यूज किया जाता है। अब प्लाज्मा स्टेरिलाइजर में भी यूज किया जाता है। जो प्लाज्मा स्टेरिलाइजर होता है, इसमें प्लाज्मा का मतलब ये नहीं कि जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर माइनस सीरम माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, नो, ठीक है। प्लाज्मा में हमारे पास आता है, प्लाज्मा का मतलब है आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास। मैं आपको उसके एग्जांपल्स दूंगी, लेकिन प्लाज्मा स्टेरिलाइजर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो स्टेरिलाइजेशन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। तो इसमें हमारे पास बेसिकली हम इसमें आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहेंगे। इसको मैं रीज कर देती हूँ, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे पास रहेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करते हैं, या तो हम H2O2 अकेले भी यूज कर सकते हैं, या फिर H2O2 प्लस पर एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं। जब हम इन दोनों को यूज करते हैं और जब हम यूवी लाइट इसमें जब पास होती है, तो ये क्या करती है, डिस्ट्रक्शन कॉज कर देती है पैथोजेंस का, ठीक है। जो भी पैथोजन, जिस चीज का भी हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको कोई पैथोजन प्रेजेंट होंगे, जब हम उसको स्टीम स्टेरिलाइजर में डालेंगे एंड उसके अंदर जब ये हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड करेंगे, तो यूवी लाइट उसमें से पास होती है और यूवी लाइट उसका डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। डिस्ट्रक्शन कॉज हो गया यानी कि पैथोजन किल हो गए, माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो गए, स्पोर स्टेज किल हो गई, ठीक है। तो ये इसका मेन वर्क रहता है। इसका एग्जाम्पल में आता है 100S स्टेरिलाइजर, ठीक है। और ये इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है प्लाज्मा 100S स्टेरिलाइजर। ऐसा कुछ नाम है, आपकी बुक में दिया हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है,
लेकिन हाँ ऐसे 2 एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको चेकआउट कर लेना। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद। अब बात करते हैं सर्फेक्टेंट्स की। जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनके जो टाइप्स हैं, एक रहता है आपके पास कैटायनिक, ठीक है, एनायनिक एंड एम्फोटेरिक। ये 3 रहते हैं बेसिकली, बट एक आपके पास नॉन आयनिक भी रहता है। और अगर बात करें जाए सर्फेक्टेंट्स की, मतलब कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स, तो इनका मतलब क्या है? सर्फेक्टेंट्स आप क्या समझ रहे हो? देखो, जब भी किसी भी कोई भी आपने ऑब्जेक्ट स्टेरलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ठीक है, कोई कैटायनिक, एनायनिक या एम्फोटेरिक एजेंट आप यूज कर रहे हो, तो जब भी आप इसको, ये मानो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने डाल दिया अपना सर्फेक्टेंट, तो जब हम इसके ऊपर सर्फेक्टेंट डालेंगे तो अपनी एनर्जी रिलेशनशिप, जो इनका एनर्जी रिलेशनशिप है उसको ये ऑल्टर करेंगे। इनकी एनर्जीज ऑल्टर करेगी। जैसे एनर्जीज में ऑल्ट्रेशन होगी तो इसमें क्या होगा, जो इनका सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन जो है वो रिड्यूस होगा। एंड ये इसका मैकेनिज्म रहेगा स्टेरिलाइजेशन का, ठीक है। सरफेस टेंशन को कम करने का इसका बेसिकली काम रहेगा। तो अगर हम बात करें टाइप्स के, तो ये है कैटायनिक, एनायनिक एंड एम्फोटेरिक। कैटायनिक से हमें क्या समझा रहा है कि वो कैटायन होगा। एंड कैटायनिक में बेसिकली कौन से आपके कैटायन होते हैं? क्वाटरनरी अमोनिया जो है वो हमारे पास इसमें बेसिकली कैटायन, हम एज ए कैटायन हम इसको यूज करते हैं। एंड इसका जो है वो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट रहता है, लेकिन हाँ ये स्पोर्स को किल नहीं कर पाता है। जो कैटायन होता है वो स्पोर्स को किल नहीं कर सकता है, और जो ट्यूबरकल पेसिलाई होते हैं उनको भी किल नहीं कर सकता है। और बात करें एनायनिक की, तो एनायनिक में वही है, ऑब्वियसली एनायन हम इसमें यूज करने वाले हैं। एंड ये इसका जो इफेक्ट होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू एनायन। एंड ये एसिडिक पीएच में ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, और ये एल्केलाइन पीएच में ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, ठीक है। तो ये पीएच के ऊपर ही बेस्ड है। एंड अगर बात करें एम्फोटेरिक की, तो एम्फोटेरिक का मतलब यही है कि ना तो वो कैटायनिक है ना तो वो एनायनिक है, एंड वो उसका कोई स्पेसिफिक पीएच नहीं है। वो सारे ही ओवर द वाइड रेंज ऑफ पीएच पे ये अपना प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है। एंड जो आपके एनायनिक होते हैं, और जो अनायनिक है, इसमें बेसिकली आपके पास सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की क्वालिटीज रहती हैं, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को हम बेसिकली अनायनिक में हम यूज करते हैं। और अगर बात करें कैटायन की, तो उसका होता है बेंजलकोनियम। बेंजलकोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल रहता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो आप खुद देखना। और एम्फोटेरिक का मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ना तो उसकी ये प्रॉपर्टी है ना तो ये प्रॉपर्टी है, वो दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एंड ओवर वाइड रेंज ऑफ पीएच ही वो जो है अपना फंक्शन कर सकता है। कोई स्पेसिफिक पीएच नहीं है कि वो एल्कलाइन में ही करेगा, एसिडिक में ही करेगा, नहीं, वो दोनों में ही करेगा। एंड जो आपके एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम टैगो कंपाउंड्स बोलते हैं, टैगो कंपाउंड्स बोलते हैं। जो कैटायनिक है, कैटायनिक की तरह इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रहती है। ये मैंने आपको बताया था ना कि हाँ, ये सारे बैक्टीरिया को किल कर सकता है ना। और जो आपका एनायनिक होता है उसका सोप्स एंड डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी रहती है। तो इसमें भी यही है, एक तो ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी को भी शो करता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक में आता है। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं, हमारे पास रहते हैं सॉल्ट्स। तो अब हम पहुंच गए अपने सॉल्ट्स पे। एंड अगर सॉल्ट्स की बात करी जाए, तो देखो सॉल्ट्स हम हेवी मेटल्स की ही यूज कर पाते हैं, हेवी मेटल्स के ही यूज करते हैं, क्योंकि जो हेवी मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनका काफी अच्छा इफेक्ट रहता है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट उनका ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम इसमें हेवी मेटल्स यूज करते हैं। एंड आपको पता ही है, हेवी मेटल जैसे मरकरी हो गया हमारे पास, सिल्वर हो गया, हम बेसिकली इनको ये यूज करते हैं, ठीक है। एंड इनका ये पता है, जब ये हमारे पास जो हेवी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल कोगुलेशन, प्रोटीन कोगुलेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एंड इसमें हमारे पास मर्क्यूरी क्लोराइड हम बहुत ज्यादा यूज करते थे पहले, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड एक काफी अच्छा सॉल्ट है हमारे पास हेवी मेटल का, लेकिन ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहता है। तो जैसे थ्योमर्सल हो गया, मर्क्यूरोक्रोम हो गया, वो लिस्ट टॉक्सिक होते हैं, तो हम उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसे मर्क्यूरी, जो मैंने आपको बताया, थ्योमर्सल, मर्क्यूरोक्रोम। लेकिन इनका फंगीसाइडल इफेक्ट बहुत कम रहता है। तो अगर हमने फंगीसाइडल इफेक्ट इंक्रीज करना है और हमें सॉल्ट यूज करना है, तो उस टाइम पे हम कॉपर सॉल्ट का यूज करते हैं। तो कॉपर सॉल्ट का हमारे फंगस के ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट रहता है। तो यही हमारे पास सॉल्ट्स में रहता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है डाइज। तो हम डाइज के बारे में कर लेते हैं। जो हमारे पास डाइज होती है, डाइज बेसिकली हमारे पास 2 तरह की, एक होती है एनिलीन डाइज, ठीक है, एंड दूसरी आती है हमारे पास एक्रिडीन डाइज। ये 2 डाइज हमारे पास बेसिकली यूज की जाती है केमिकल डिसइंफेक्शन में। अगर बात करें जाए एनिलीन डाई की, तो एनिलीन डाई में आपको पता ही है हमारे पास बेसिकली आता है क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, और ब्रिलियंट ग्रीन एंड
मेलाशाइड ग्रीन, ये 3 बेसिकली हम यूज करते हैं। एंड ये डाइज होती है ग्राम पॉजिटिव के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। एंड ये क्या करती है, कोगुलेशन करती है प्रोटीन का, एंड आपके जो टॉक्सिक मटेरियल है उनका जो फॉर्मेशन होता है उसको कम करती है, ठीक है। और ये हमारे पास 3 डाइज आती है एनिलीन में, ठीक है। अब बात करें एक्रिडीन की, तो एक्रिडीन में हमारे पास ईओफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, ये डाइज रहती है हमारे पास, ठीक है। और भी 2-3 डाइज है, बट ये हमारे पास रहती है एक्रिडीन डाइज में। एंड ये भी ग्राम पॉजिटिव के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। एंड जो एनिलीन डाइज होती है उनका आपके पास बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट रहता है, पर इनका कोई बैक्टीरियोसाइटल इफेक्ट नहीं है। एंड अगर बात करें जाए एम ट्यूबरकल बेसिलाई के लिए, जो माइक्रोबैक्टीरिया स्पीशीज होती है, उनके लिए भी ये डाइज इफेक्टिव नहीं होती है। और आपको पता ही होगा कि जो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके लिए हमारे पास एक सिलेक्टिव मीडिया आता है, दैट इज एलजे मीडिया। तो एलजे मीडिया हमारे पास सिलेक्टिव मीडिया यूज किया जाता है, उसमें ये ग्रो कर पाता है और जगह पे ग्रो नहीं करता है। तो ये एनिलीन डाइज का है, एक्रिडीन डाइज का है। एंड जेंशियन वॉयलेट, जो जेंशियन वॉयलेट है और एक्रीफ्लेविन है, जो आपका एक्रीफ्लेविन होता है वो एक्रिडीन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो जेंशियन वॉयलेट और एक्रीफ्लेविन ये 2 डाइज ऐसी हैं जो हम एज ए स्किन एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं इन केस हमें कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर आपको इन केस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे हम जो डाई यूज कर सकते हैं वो होता है जेंशियन वॉयलेट एंड एक्रीफ्लेविन। ये ग्राम पॉजिटिव से अगेंस्ट जो है हमारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, स्किन एंटीसेप्टिक हम इनको यूज कर सकते हैं। बाकी और चीजें भी है जो आपको नोट से प्रोवाइड हो जाएंगे, आप वहां से स्टडी आउट कर लेना। अब लास्ट हमारे पास रहता है वेपर फेज डिसइंफेक्शन। अब जो हमारे पास वेपर फेज डिसइंफेक्शन होता है, वेपर फेज हमें समझ आता है कि हम वेपर्स इसमें यूज करने वाले, ठीक है, केमिकल वेपर्स यूज होंगे। बेसिकली वैसे तो हमारे पास इसके 3 टाइप्स रहते हैं। पहला रहता है फॉर्मेल्डिहाइड गैस, ठीक है। एक होता है इथाइलिन ऑक्साइड एंड थर्ड होता है बीटा प्रोपियोलैक्टोन, बीपीएल इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है वो हमारे पास फ्यूमिगेशन के लिए, जैसे ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनके फ्यूमिगेशन के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड गैस को, ठीक है। एंड इसका काफी अच्छा इफेक्ट रहता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये रहता है हमारे पास कि टॉक्सिक होता है, जब हम इसके लिए एक्सपोज होते हैं तो उस टाइम पे हमारे आई से वाटर आना शुरू होता है, नेजल पार्ट में काफी इरिटेशन हो जाती है और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली इसका डिसएडवांटेज रहता है। एंड ये काफी हीट जनरेट करता है, तो इसलिए हम इसके लिए हीट रेजिस्टेंट कंटेनर्स यूज करते हैं। लेकिन जिस वजह से इसकी टॉक्सिसिटी है तो इस वजह से आजकल ये जो है प्रेफर नहीं किया जाता है ऑपरेशन थिएटर की फ्यूमिगेशन के लिए। एंड अगर इन केस फ्यूमिगेशन करी भी जा रही है तो उस कमरे को बंद रखा जाता है 48 आवर्स के लिए। 48 आवर्स के लिए रूम को ओपन नहीं किया जाता है। एंड इन केस आप बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए फॉर्मेल्डिहाइड के लिए तो उस इफेक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए जो अमोनिया वेपर्स है उनको एक्सपोज किया जाता है, ताकि जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड में था। हम बात करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड की। जो आपका जो ये हमारा इथाइलिन ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये सारे टाइप्स के वायरसेस और फंगस को किल कर सकता है, स्पोर्स को किल कर सकता है। इसका काफी हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड काफी हाई लेवल पे डिसइंफेक्शन कॉज करता है ये। लेकिन ये भी जो है एज अ फ्यूमिगेशन हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लेमेबल है। अगर इन केस हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं तो वहां पे फायर हो जाएगा, तो हम इसको एज अ फ्यूमिगेशन नहीं यूज कर सकते हैं। और अगर बात करें जाए स्टेरिलाइजेशन के प्रिंसिपल की, कैसे स्टेरिलाइजेशन करते हैं, तो जब ये किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा जिसको हमने स्टेरिलाइज करना है तो उसके अंदर का जितना भी आपके अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, हमारा जो प्रोटीन पार्ट होता है उसमें क्या है, अमाइनो ग्रुप्स है, सल्फेड्रल कंपाउंड्स है, उन सारे कंपाउंड्स को डिस्ट्रॉय करता है। डीएनए आरएनए को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, उस वजह से जो है लाइसिस कॉज कर देता है जो भी आपके पास बैक्टीरिया है। तो ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल रहता है इथाइलिन ऑक्साइड का। एंड मेन डिसएडवांटेज यही है इसका कि फ्लेमेबल है एंड मोर इम्पोर्टेंट कार्सिनोजेनिक केमिकल है एंड ये म्यूटेशंस भी कॉज कर सकता है, म्यूटेजेनिसिटी कॉज कर सकता है। तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं फ्यूमिगेशन के लिए। लेकिन हाँ, जैसे जो आपके रबर की जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो स्यूचर्स हो गए, डेंटल इक्विपमेंट्स होते हैं कुछ, उन सब के स्टेरिलाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड का जो स्टेरिलाइजर्स जो इथाइलिन ऑक्साइड्स का उसको हम केमिकलेफ बोलते हैं। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल इसमें यूज होता है वो बेसिलस ग्लोबी की यूज किया जाता है। तो ये था वापस इथाइलिन ऑक्साइड का।
और अगर बात करी जाए बीटा प्रोपियोलैक्टोन की, बीपीएल की, तो बीटा प्रोपियोलैक्टोन जो है वो काफी हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट है, हाई लेवल पर डिसइंफेक्शन करता है एंड 0.2% की कॉन्सेंट्रेशन में हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। इसको हम फ्यूमिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट रहता है, तो इस वजह से हम इसको एज अ फ्यूमिगेटर नहीं यूज करते हैं। एंड जो बीपीएल होता है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है कीटेन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम बोलते हैं बीपीएल, दैट इज बीटा प्रोपियोलैक्टोन। एंड बेसिकली हम इसको यूज करते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ वैक्सीन के इनएक्टिवेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे केमिकल मेथड्स जो है वो खत्म हो गए, लेकिन हाँ एक 4 टेस्ट हमारे पास रहते हैं ये सब टेस्टिंग के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ये 4 तरह के टेस्ट रहते हैं, रीडल वॉकर टेस्ट, ठीक है, चिक मार्टिन टेस्ट, केल्सी-स्काइस टेस्ट एंड रीन्यूज टेस्ट। और ये 4 टेस्ट हम क्यों करते हैं? डिसइंफेक्टेंट जो हम डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कि हाँ वो स्टेरिलाइजेशन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, डिसइंफेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उन सब चीजों को चेकआउट करने के लिए हमें 4 टेस्ट जो है वो कैरी आउट करते हैं। तो जो रीडल वॉकर टेस्ट है वो सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि जितना आपका फिनोल कॉफिशिएंट होगा, मतलब फिनोल कॉफिशिएंट, इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना या जो मैं बोल रही हूँ वो शॉर्ट में लिख लेना, क्योंकि बुक में बहुत लंबा दिया है, आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा कि किस टेस्ट में क्या है। तो फिनोल कॉफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसइंफेक्शन, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आपका फिनोल कॉफिशिएंट होगा उतना ही ज्यादा आपका डिसइंफेक्शन होगा, ठीक है। अगर आपका फिनोल कॉफिशिएंट हाई है, बेसिकली वैसे तो 0.1 जो है, अगर 0.1% आपका फिनोल कॉफिशिएंट रहता है तो वो हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट माना जाता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपका फिनोल कॉफिशिएंट ज्यादा है, मतलब जो डिसइंफेक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा, ये कहना चाहता है हमारे पास रीडल वॉकर टेस्ट। अगर बात करें जाए चिक मार्टिन टेस्ट की, तो चिक मार्टिन टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में डिसइंफेक्शन कितना हो रहा है उसको चेक करते हैं हम, तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं चिक मार्टिन टेस्ट। मतलब चिक मार्टिन टेस्ट वो है अगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है उसमें हम डिसइंफेक्टेंट डाल रहे हैं, तो वो डिसइंफेक्टेंट कितना डिसइंफेक्शन कॉज कर रहा है उसको चेक करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ चिक मार्टिन टेस्ट। अगर बात करें केल्सी-स्काइस टेस्ट की, तो केल्सी-स्काइस टेस्ट को हम बोलते हैं कैपेसिटी टेस्ट। अब जैसे नाम इसका कैपेसिटी टेस्ट है, मतलब कैपेसिटी दिखेगी किसी डिसइंफेक्टेंट की कितनी कैपेसिटी है डिस्ट्रॉय करने की किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो कैपेसिटी चेक करने के लिए अब ये जो है क्लीन और डर्टी दोनों कंडीशंस में किया जाता है, ताकि हम ये देख सके कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो है कितनी कैपेसिटी रखता है किसी भी जगह पे डिस्ट्रक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने की क्या कैपेसिटी है उसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ केल्सी-स्काइस टेस्ट। और अगर बात करें जाए इन यूज टेस्ट की, तो इन यूज टेस्ट में हमारे पास डाइल्यूशंस लगती हैं, ठीक है, और उसको हम यूज डाइल्यूशंस भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास अलग अलग डाइल्यूशंस लगी हैं, अब कितना वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो कितने लेवल पर डिस्ट्रॉय कर रहा है, और हम इसमें देखते हैं एफिशिएंसी देखते हैं किसी भी डिसइंफेक्टेंट की कि वो कितनी स्ट्रेन्स को, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो वो आता है हमारे पास इन यूज टेस्ट में। डाइल्यूशंस का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे मान लो कि हमारे पास 10 ट्यूब्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम डाइल्यूशन लगाएंगे, मतलब कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लगाएंगे, ठीक है, और हम फिर देखेंगे कि कितने स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया किल कर रहा है ये, और क्या इसकी हमारे पास बिल्कुल एफिशिएंसी, बेसिकली हम इसमें एफिशिएंसी देखेंगे डाइल्यूशन लगा के कि क्या एफिशिएंसी रहती है इसकी डिस्ट्रॉय करने की किसी भी बैक्टीरिया को। तो ये थे कुछ टेस्ट जिससे हम डिसइंफेक्टेंट को चेक कर सकते हैं कि डिसइंफेक्टेंट हमारा सही भी है कि नहीं है। तो बस आज का टॉपिक कवर हो गया एंड डिसइंफेक्शन चैलेंज हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं आपका मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड कोई भी क्वेरी होगी डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई डू रिप्लाई, एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड यस, फिर मिलते हैं आपसे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।